फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आपको बेबी के कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक की बात बताई जाएगी। इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर बेबी के कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक के सभी प्रोसेस क्या हैं, क्या स्टेजेस होते हैं और इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस एंड रोल्स क्या हैं। आखिर इन दोनों सिस्टम्स पे, इनके फंक्शंस पे हार्मोन्स का क्या रोल है और हार्मोन्स इतने ज्यादा नेसेसरी क्यों हो जाते हैं या हार्मोन्स इस प्रोसेस से इतने जुड़े हुए क्यों हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आखिर कुछ क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में हमेशा आते रहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, कि काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आप पूछते हो कि आखिर अगर एक फीमेल बॉडी हर महीने सिर्फ और सिर्फ एक एग रिलीज करती है तो आखिर ट्विंस कैसे पैदा होते हैं, क्या होता है कि फीमेल बॉडी में कब तक स्पर्म रह सकता है, दूसरी बात एक स्पर्म प्रोडक्शन में कितने डेज लगते हैं। यानी कई तरह के अजीबोगरीब क्वेश्चंस हमेशा आपके दिमाग में चलते रहते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर में आप उलझे रहते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ना इतना खास क्यों हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर जुड़ा हुआ है आपके अपने ही बॉडी से, यानी आपके अपने ही जनरेशन, अपनी ही बॉडी, अपनी ही रिक्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए एक इंडिविजुअल बिल्कुल अपने जैसा दिखने वाला सेम काइंड इंडिविजुअल को जनरेट करता है या फिर बनाता है। बनाने का मतलब क्या, अपनी ही बॉडी से प्रोड्यूस करना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रिप्रोडक्शन है क्या। अब अगर बात करी जाए रिप्रोडक्शन की, या मैं कहूँ बात करी जाए ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, सबको पता है इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हमेशा दो पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है। अब दो पार्टनर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और इस मोड में आपको जरूरत पड़ती है दो पार्टनर्स की। कितने पार्टनर्स की? दो पार्टनर्स की। दो पार्टनर यानी एक फीमेल और एक मेल। दोनों ही पार्टनर्स की जरूरत हमें अलग अलग गैमेट के फॉर्मेशन के लिए होती है, यानी फीमेल फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी और मेल मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। इस स्लाइड के थ्रू हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो फीमेल है वो एक एग या सर्कल शेप स्ट्रक्चर को बना रही है, उसे हम गैमेट कह रहे हैं, यानी इसका हमने नाम क्या दिया है, एग, यानी ये फीमेल का क्या है, गैमेट है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मेल बॉडी में भी क्या है, दूसरे गैमेट्स बन रहे हैं जिसे हम कॉमनली स्पर्म बोलते हैं। तो अगर एक छोटी सी बात करी जाए कि आखिर में इन दोनों के बीच होगा क्या, जब एग और स्पर्म एक साथ फर्टिलाइज होंगे तब जाकर एक बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। बट इस बेबी के डेवलपमेंट के होने से पहले, इन एग और स्पर्म्स के बीच फर्टिलाइजेशन होने से पहले ये आखिर बनते कैसे हैं, इसका जानना हमें बहुत जरूरी है। आखिर इनके बनने के प्रोसेस को हम बोलते क्या है और आखिर ये गैमेट्स किन सेल से मिलकर बनते हैं। इन गैमेट्स के बनने वाले ऑर्गन, यानी इन गैमेट्स को जो ऑर्गन बनाते हैं, उन ऑर्गन में ऐसा क्या खास है, ऐसे कौन से हार्मोन वर्क कर रहे हैं कि ये गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या ये बर्थ से प्रेजेंट होते हैं या किसी सर्टेन एज के आने के बाद बनते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हमेशा आपके दिमाग में चलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन यानी एक इंडिविजुअल जब सेक्सुअल या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर अपने जैसा ही सेम काइंड इंडिविजुअल बनाता है या सेम काइंड इंडिविजुअल को जन्म देता है, तो हम इसे कहते हैं वो रिप्रोडक्शन को करता है। रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे ही किसी इंडिविजुअल को बनाना, री यानी अगेन, और प्रोडक्शन यानी दोबारा से किसी बॉडी को प्रोड्यूस करना, दोबारा से अपने जैसे ही किसी बॉडी को प्रोड्यूस करना। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे जनरल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो एक ह्यूमन का बच्चा एक ह्यूमन की तरह ही दिखाई देगा, एक डॉग का बच्चा एक डॉग की तरह ही दिखाई देगा, एक कैट का बच्चा एक कैट की तरह ही दिखाई देगा। यानी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का जो नेक्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट न्यू बॉर्न है, वो हमेशा उसकी तरह ही दिखाई देगा और इसी को हम बोलते हैं कि ये रिप्रोडक्शन है। यानी अपने जैसे ही इंडिविजुअल को दोबारा से प्रोड्यूस करना, दोबारा से इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करवाना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के काफी अलग अलग मोड्स हैं। जैसे अगर बात करी जाए, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करूं
तो यहाँ पर आपको दो मेन मोड दिखाई देंगे। पहला एसेक्सुअल मोड, दूसरा सेक्सुअल मोड। एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड दोनों ही एक हद तक कहीं ना कहीं कॉमन भी होते हैं और एक हद तक बहुत ज्यादा वेराई भी करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल मोड की, एसेक्सुअल मोड में मेजरली या मोस्टली सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। कौन सा पेरेंट? सिंगल पेरेंट, यानी सिर्फ एक ही पेरेंट विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन के भी नए इंडिविजुअल को बना सकता है। काफी हद तक सिमिलर होने का मतलब मैंने क्या कहा था, यहाँ जो ये सिंगल पेरेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ये कभी कभी स्पोर्स के जरिए बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और कभी कभी गैमेट्स के थ्रू भी, यानी एक सिंगल पेरेंट्स दोनों ही गैमेट्स को भी बना सकता है। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट मेजरली आप क्या बोलोगे, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट के जरिए होता है, यानी एक ही पेरेंट एक गैमेट को प्रोड्यूस करता है और फिर उसी स्पीशीज के किसी और पेरेंट के द्वारा बनाई गई दूसरे गैमेट्स के जरिए इनका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसकी बात अलग है। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि मेनली देखा जाता है मैमल्स में। मैमल्स यानी ह्यूमन कैटेगरी और वो सारे एनिमल्स जो अपने बच्चे को जन्म के बाद ब्रेस्ट फीड करते हैं, जो अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग कराते हैं, ऐसे एनिमल्स मैमल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दूसरा मोड क्या था? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जहां पर दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। कितने पेरेंट्स? दो पेरेंट्स। इन दो पेरेंट में एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर, एक मेल और एक फीमेल पार्टनर। मेल पार्टनर मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल पार्टनर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी और इन्हीं दोनों गैमेट्स के जरिए एक नए बेबी का फॉर्मेशन होगा। इतना क्लियर? अब बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो हमेशा हमारे दिमाग में आते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है अगर सिचुएशन अलग हो तो, या क्या होगा अगर सिचुएशन बदल दी जाए तो। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में आता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या एक फीमेल बॉडी है, ये क्या अपने जन्म से कितने एग्स को कंटेन करती है अपनी बॉडी में? इतना बात सबने सुन रखा है कि एक फीमेल की बॉडी खुद के एम्ब्रायनिक स्टेज से ही अपने रिप्रोडक्टिव गैमेट्स के कुछ प्री मैच्योर फॉर्म्स को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन करके रखती है, यानी बचपन से ही, बिना अभी उसका जन्म हुआ नहीं, उसके जन्म से पहले ही उसकी बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से ही मौजूद है, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके जरिए इसके गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। अब पूरी तरह गैमेट ना कहकर हम इन्हें बोलते हैं फॉलिकल्स की फॉर्म, यानी एक फीमेल बॉडी अपने बर्थ के समय से ही काफी सारे एग्स को अपनी बॉडी के अंदर पहले से ही इकट्ठा करके रखती है, यानी उसकी बॉडी ने पहले से ही एग्स को डेवलप कर लिया है। वो एग्स डेवलप तो है बट रेडी नहीं है। रेडी होने के लिए एक सर्टेन एज पीरियड आता है, उसके बाद वो जाकर रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के लिए। इतना क्लियर? सेकंड क्वेश्चन जो हमेशा से हमारे दिमाग में आता है कि आखिर एक स्पर्म कितने लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी का मतलब यहाँ पर है फीमेल बॉडी, यानी एक स्पर्म या स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर लगभग कितने दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। कोई ना कोई टाइम पीरियड हर चीज का होता है, तो स्पर्म के इजैकुलेशन के बाद भी फीमेल बॉडी के अंदर कितने दिन तक सरवाइव करे जा सकते हैं, इसका भी अपना एक टाइम पीरियड है। इस क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में हमेशा से आता है कि आखिर प्रेगनेंसी इनिशिएट कैसे होती है, कैसे प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है और प्रेगनेंसी के लिए की फीचर्स या की प्रोसेसेस क्या होते हैं, यानी इसके दौरान आने वाले सब स्टेजेस कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा से हमारे दिमाग में आता है कि आखिर जो प्रेगनेंसी का पहला 8वां हफ्ता होता है, इस पहले 8वें हफ्ते को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, इस टाइम को हम सबसे ज्यादा क्रूशियल डेज क्यों बोलते हैं या फिर क्रूशियल टाइम क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन फिफ्थ क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आएगा कि आखिर इस प्रेगनेंसी, बर्थ और इन सभी प्रोसेस से हार्मोन्स का क्या मतलब है, या हार्मोन्स कौन सा रोल प्ले करते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमेशा से कभी ना कभी बिना किसी से पूछे, बिना किसी से समझे, तब भी आपके मन में हमेशा से ये सवाल आएगा कि आखिर अगर एक फीमेल बॉडी
बचपन से ही, सिर्फ और सिर्फ बचपन से नहीं, एक फीमेल बॉडी जो अपनी मेच्योरिटी के एज आने के बाद, मेंस्ट्रुअल फ्लोज आने के बाद हर महीने सिर्फ और सिर्फ एक एग को रिलीज करती है बॉडी से, तो आखिर ट्विंस कैसे बनते हैं? क्योंकि ट्विंस के लिए फिर 2 एग्स की जरूरत पड़ती होगी। यानी काफी सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है कि ट्विंस का बर्थ कैसे होता है, ट्विंस बनते कैसे हैं, इनकी कंडीशंस अलग क्यों होती है, और इनमें रोल्स का, इनमें जो हार्मोन्स है वो कैसा रोल्स निभाते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि एक जो स्पर्म सेल है वो एक सिंगल डे के अंदर एक मैन की बॉडी में से कितनी मात्रा में इजैकुलेट हो सकते हैं, यानी एक मेल एक दिन के अंदर कितने स्पर्म्स को इजैकुलेट कर सकता है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं और न जाने इस तरह के कितने क्वेश्चंस आपके मन में हमेशा आते रहेंगे कि आखिर ये सब है क्या, होता क्यों है, ये जरूरी है भी या नहीं भी, इसके बारे में बात करना है कि नहीं करना है, और न जाने कितने तरह के अजीबोगरीब क्वेश्चंस। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम टैकल करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस वीडियो में मैं कोमल त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आपका, और आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब लेने वाले हैं। साथ ही साथ इस प्रोसेस से जुड़े हुए हर चीज, हर एक वर्ड, हर एक टर्म को अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये है क्या और क्यों होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंटेंट ऑफ द चैप्टर, यानी आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी वो सिस्टम्स जो कि गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। यानी 2 मेजर ऑर्गन्स के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स तभी बनेंगे जब पहले हम इनके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, उनकी प्रोसेस क्या है, किस तरह से इनका डिवीजन होता है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, इस ओवरऑल प्रोसेस को यानी गैमेटोजेनेसिस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रीफ में समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, यानी वो साइकिल जो मंथली हर एक लड़की एक सर्टेन एज आने के बाद गो थ्रू होती है। इसके अंदर हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस, आपकी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आना और सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 4th है आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। गैमेट्स बन गए, गैमेट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और इम्प्लांटेशन कैसे होगा। इम्प्लांटेशन यानी आखिर बेबी कंसीव कैसे होगा एक वोम के अंदर। नेक्स्ट बात कर देंगे हम प्रेगनेंसी के बारे में कि आखिर ये प्रेगनेंसी है क्या, और इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है, और ये जो प्रेगनेंसी है इस टाइम पर बच्चा जब डेवलप हो रहा है तो किस किस स्टेजेस से गुजर रहा है, कैसे कैसे आखिर एक बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसीड हो रहा है, किस तरह से बच्चे के पहले कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, किस तरह की चीजें चेंज आती हैं, किस तरह सेल इन्हें बढ़ने में हेल्प करती है और कौन सी सेल्स इन्हें बढ़ने में हेल्प करती है। फिर हम बात करेंगे पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के बारे में कि आखिर डिलीवरी कैसी होती है। फिर इस टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर कौन कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं इस सिचुएशन में, और डिलीवरी के बाद लैक्टेशनल पीरियड के बारे में समझेंगे कि आखिर लैक्टेशन क्या है और बच्चे को मिल्क फीड क्यों किया जाता है, व्हाई द लैक्टेशन इज सो नेसेसरी। बच्चे के लिए लैक्टेशन का पीरियड सबसे ज्यादा नेसेसरी क्यों है, इस बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द मेल गैमेट, जो कि बनाने में हेल्प करेगा किसको, मेल गैमेट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि मेल गैमेट्स को बनाएगा और जरूरी है मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर काफी सारे ऑर्गन्स मिलकर इस पूरे सिस्टम को पूरा करते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ऑर्गन मिलकर एक पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। सबसे पहले बात करी जाए तो इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यानी साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। फिर बात करेंगे साथ साथ में यहाँ पर प्रेजेंट एक ऐसे ऑर्गन की जिसके डुअल फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन इजैक्यूलेशन, दूसरा फंक्शन यूरिनेशन, यानी एक ऐसा ऑर्गन जो कि स्पर्म के रिलीज में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ यूरिन के रिलीज में भी हेल्प करता है। एक कॉमन डक्ट जो दोनों ही चीजों को जोड़ती है, यानी पेनिस के बारे में बात करेंगे। फिर
साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं स्क्रोटम की। स्क्रोटम यानी एक ऐसा पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस अलग नहीं पाए जाते, टेस्टिस को एक कवरिंग मिली होती है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि बाहर के एटमॉस्फेयर से बचाती है। बट ये स्क्रोटम और ये टेस्टिस की अगर बात करी जाए या फिर इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो इसके जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी पाए जाते हैं। एक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमेशा पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है, एक ऐसा रीजन जो कि बॉडी से बाहर है, और इसी वजह से हम इसे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी ऐसा जेनाइटल या ऐसा ऑर्गन जो कि बॉडी से बाहर है। अब बॉडी से बाहर होने का एक मेन रीजन है, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर चाहिए, यानी 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। ऐसे में स्पर्म के प्रोडक्शन की साइट लोकेट करती है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, यानी पेल्विस रीजन में। फिर साथ ही साथ अब मैंने बोला क्योंकि ये इजैकुलेशन और यूरिनेशन दोनों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का एक रोल आ रहा है। यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरिन को कंटेन करेगी, बट इसी यूरिनरी ब्लैडर से नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स जिन्हें हम बोलते हैं सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स जो कि हेल्पफुल हैं, जो कि रोल अच्छा खासा प्ले करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड फॉर द रिलीज ऑफ स्पर्म। क्योंकि कभी भी इजैकुलेशन के टाइम पर स्पर्म रिलीज नहीं होता है, इजैकुलेशन के टाइम पर सीमेन रिलीज होता है, और इस सीमेन के बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पर्म जरूरी नहीं है, यहाँ पर कई तरह के न्यूट्रिशन वैल्यूज, कई तरह की सेमिनल प्लाज्मास और कुछ अलग अलग फ्लूइड्स भी जरूरी होते हैं जिसे हम कॉपर्स फ्लूइड बोलते हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं सीमेन, और इजैकुलेशन के टाइम पर सीमेन रिलीज होता है। सबसे पहले हमने क्या कहा, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस है जिस पर एक कवरिंग है। उस कवरिंग को या उस कवर को हम बोलते हैं स्क्रोटम, इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि इस पूरे टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर टेस्टिस की बात करी जाए तो टेस्टिस का एक और काम है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है और हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेजर जेनाइटेलिया क्या है, पेनिस। इस पेनिस पर भी अलग अलग साइट्स प्रेजेंट है। अगर बात करी जाए पेनिस के आउटर कवरिंग की तो इस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं फोरस्किन। क्या बोलते हैं, फोरस्किन। बात करी जाए अगर पेनिस के इनसाइड डक्ट की, जो कि कॉमन डक्ट है फॉर द यूरिनेशन एंड फॉर द इजैकुलेशन, इस डक्ट का नाम है यूरेथ्रा। इस डक्ट का नाम क्या है, यूरेथ्रा। ये आपको डक्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। बात करी जाए यूरेथ्रा से ऊपर, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 3 सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स, यानी वो ग्लैंड जो कि स्पर्म के रिलीज के समय अपने अपने फ्लूइड्स को मिलाकर, अपने अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज को मिलाकर स्पर्म्स को नरिशमेंट, न्यूट्रिशन और अच्छी खासी मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एक ऐसा मीडियम बनाते हैं जो कि स्पर्म की बॉडी से रिलीज होने के लिए हेल्पफुल है। यहाँ पर जो 3 आपको सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड मिलेंगे उनमें सबसे पहले आता है सेमिनल वेसिकल, जो कि एक विंग या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या कहते हैं जिसे हम, विंग या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल से नीचे, और यहाँ पर प्रीकम फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रीकम फ्लूइड्स। बात करें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड, और कूपर्स ग्लैंड का काम है कूपर्स फ्लूइड को सीक्रेट करना, यानी सीमेन के फॉर्मेशन में एक अच्छा खासा रोल कूपर्स ग्लैंड का कूपर फ्लूइड भी प्ले करता है। फिर बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, जो कि इन सभी से जुड़ा हुआ है, यानी एक ऐसी साइट जहां पे यूरिन का स्टोरेज होता है, जहां पर क्या होता है, यूरिन का स्टोरेज होता है। सेमिनल वेसिकल के साथ में जुड़ी होती है हमारे पास वास डिफरेंस, यानी एक ऐसा डक्ट जो कि टेस्टिस को जोड़ता है आपके सेमिनल वेसिकल के पाथवे से, यानी ग्लैंड्स के पाथवे से, और इस डक्ट को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ये डक्ट ही साइट प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर कर कहाँ लेकर जाना, पेनिस तक, और पेनिस के जरिए फीमेल वेजाइना तक। किसको, स्पर्म्स को।
चलिए अब आगे बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के पास कुछ और मेजर साइट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि अगर बात करूं, टेस्टिस के पास ऊपर की तरफ आपको एक एक्सटेंडेड हेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। यहीं से सारे स्पर्म्स कलेक्ट होकर क्या होते हैं, एपिडिडाइमस पे इकट्ठा होंगे और एपिडिडाइमस के से होते हुए ही कहां पहुंच जाते हैं, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के जरिए ये ग्लैंड्स के मिलते हैं और ग्लैंड्स में से फ्लूइड रिलीज होता है और फ्लूइड्स प्लस स्पर्म्स मिलकर फॉर्मेशन करते हैं सीमेन का। फिर थ्रू द यूरेथ्रा ये सीमेन रिलीज आउट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर। इतना क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार व्यू ले लेते हैं, अच्छा सा रफ व्यू लेते हैं। पहले बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेट करता है, पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन में रहने का कारण क्या है, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए ये बॉडी से बाहर की तरफ है। ऐसे जेनाइटेलिया को हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। इसके अंदर आने वाले मेजर पार्ट कौन कौन से हैं, एक पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि कवर में है, एक कवर में पैक है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, एक पेनिस जो कॉमन डक्ट शो करता है जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, जो कि जरूरी है यूरिनेशन और इजैकुलेशन दोनों के लिए। फिर यहाँ पर कुछ डक्ट्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस एंड सो ऑन। फिर साथ साथ में यहाँ पर 3 सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि सीमेन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अब तीनों के जो सीमेन के फॉर्मेशन में मदद करेंगे, कौन किससे मदद करेगा, कैसा मदद करेगा, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आ गया जी। अभी बताया टेस्टिस किसकी फॉर्म में है, पेयर की फॉर्म में है। पेयर यानी 2 टेस्टिस है। कितने टेस्टिस है, 2 टेस्टिस है। इसका मेन फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना, जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। किसके प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। बात करें स्क्रोटम की, तो स्क्रोटम होती है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि टेस्टिस को एनवायरमेंटल फैक्टर्स से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, प्लस इससे इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करती है कि ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। फिर बात करते हैं एपिडिडाइमस की। एपिडिडाइमस के भी 3 रीजन हैं। 3 रीजन में पहला रीजन आता है हेड ऑफ एपिडिडाइमस। दूसरा रीजन आता है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस। तीसरा रीजन आता है आपके पास टेल ऑफ एपिडिडाइमस, यानी एंड टेल ऑफ एपिडिडाइमस। ये तीनों मिलकर एपिडिडाइमस को फॉर्म करते हैं, तीनों मिलकर एक एपिडिडाइमस को बनाते हैं। हेड ऑफ एपिडिडाइमस जुड़ा होता है स्क्रोटम के साथ, टेस्टिस के साथ, और टेस्टिस के साथ ही जुड़े होने की वजह से ही जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज होते के साथ साथ में कहां पर आ जाते हैं, एपिडिडाइमस में कलेक्ट होते हैं, और एपिडिडाइमस इन्हें लेके जाता है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस से होते हुए टेल ऑफ एपिडिडाइमस, देन वास डिफरेंस, और उसके बाद सीधा आपके ग्लैंड्स के पास, जहां इसमें फ्लूइड्स मिलते हैं और सीमेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पेनिस की। पेनिस को आप कह सकते हो कॉमन डक्ट। क्या कह सकते हैं, कॉमन डक्ट। एक ऐसा कॉमन डक्ट जिसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। और इस पेनिस के अंदर आपको एक और रीजन मिलेगा जिसे हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ पेनिस। यूरेथ्रा एक ऐसा डक्ट है जो पूरा डक्ट तो एक पैरेलल फॉर्म में है, मतलब एक अच्छी खासी थिकनेस में है, ठीक है, लेकिन आगे की तरफ से ये ओपनिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। उस एक्सटेंड ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस रीजन। पेनिस के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं फोरस्किन। पेनिस के ऊपर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, फोरस्किन। फिर अभी बताया पेनिस के अंदर जो कॉमन डक्ट है उसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्लियर। देन वास डिफरेंस एक ऐसी डक्ट है जो कि टेस्टिस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, टेस्टिस से जुड़ी होती है, और ये टेस्टिस से किसको लेके जाती है, स्पर्म्स को लेके जाती है, कहां तक, पेनिस तक, या फिर कह सकते हो यूरेथ्रा तक। ठीक है, पेनिस ओवरऑल स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और यूरेथ्रा उस कॉमन डक्ट को बोलते हैं जो कि पेनिस के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ये पेनिस, पूरा स्ट्रक्चर पेनिस कहलाएगा, और इसके अंदर प्रेजेंट खाली गैप
या कह सकते हो इसके अंदर प्रेजेंट रास्ता क्या कहलाएगा, रास्ता या डक्ट क्या कहलाएगा, यूरेथ्रा कहलाएगा। पूरा स्ट्रक्चर पेनिस और सिर्फ रास्ते को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। चलिए अब इन सेक्स एस्टरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। सेमिनल वेसिकल का क्या काम है, यानी पहला ग्लैंड क्या है, सेमिनल वेसिकल। इसे सेक्स एस्टरी ग्लैंड बोलते हैं। यानी एसेसरी का मतलब क्या होता है, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए एक तरह से एसेट की तरह पर है, एक संपत्ति की तरह पर है। तो ये भी आपके लिए क्या है, आपकी बॉडी का एक बहुत मेजर पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है, जो कि जरूरी है बॉडी के लिए, जरूरी है नेक्स्ट जनरेशन के बनने के लिए। ठीक है, इस सेक्स एस्टरी ग्लैंड में सबसे पहला ग्लैंड आता है सेमिनल वेसिकल। ये दो छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं शुगर रिच फ्लूइड को, यानी एक ऐसा फ्लूइड, एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। शुगर के मामले में क्या है, रिच है। ठीक है, दैट नरिशेस एंड इनेबल्स द स्पर्म टू मूव, जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इनको मूव करने के लिए एक अच्छी खासी स्पॉन्जीनेस, एक अच्छी खासी ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। यानी अच्छे से मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होता है या फिर सेमिनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये 60% ऑफ सीमेन वॉल्यूम को बनाते हैं। यानी अगर सीमेन की बात करी जाए तो सीमेन के अंदर 60% रोल सेमिनल फ्लूइड का होता है। किसका होता है, सेमिनल फ्लूइड का। अब 60% को हटा दिया जाए तो बचे कितने, 40%। अगर 40% की बात करूं तो 40% ऑफ द वॉल्यूम क्रिएट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। 60% ऑफ वॉल्यूम सेमिनल वेसिकल क्रिएट करेगा और 40% ऑफ वॉल्यूम कौन क्रिएट करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है एक ऐसे एल्कलाइन फ्लूइड को जो कि न्यूट्रलाइज करता है यूरेथ्रा की एसिडिटी को। यानी यूरेथ्रा पर जो एसिडिक नेचर है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम किसका है, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस हुए आपके एल्कलाइन फ्लूइड का। ठीक है, ये ऐड करता है फाउंड इन द मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलाइज करेगा, सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज नहीं करेगा मेल पार्ट को, बल्कि ये फीमेल के ट्रैक्ट को भी क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा, साथ साथ में न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी दोनों की एसिडिक वैल्यूज को घटा देगा कि ताकि स्पर्म्स को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, without the fluid of the prostate many sperms would die and fertilization of egg would be impossible। यानी बिना प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन, यानी बिना एल्कलाइन फ्लूइड के कोई भी स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। और अगर फर्टिलाइजेशन होने की कुछ चांसेस अगर बात करी जाए ना तो कोई भी चांसेस नहीं है। बिना इस प्रोस्टेट फ्लूइड के कोई स्पर्म सरवाइव कर ही नहीं सकता है, रिलीज हो ही नहीं सकता है, वहीं के वहीं डाई हो जाएगा। क्योंकि अगर ये जो ट्रैक्ट है, इस ट्रैक्ट का एसिडिक नेचर कांटेक्ट में आता है स्पर्म के, तो स्पर्म उस एसिडिक नेचर की वजह से मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड हेल्प करता है इन्हें सरवाइव कराने के लिए, एक ऐसा मीडियम बनाने के लिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो इनके सर्वाइवल के लिए अच्छा खासा हो। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक्ट नहीं करता मेल बॉडी पर साथ साथ में ये एक्ट करता है फीमेल बॉडी पर भी, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर भी स्पर्म्स को सरवाइव करना जरूरी है। अगर सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो ये मर जाएंगे, और मर गए तो फिर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्योंकि इतना हमें पता है कि एक सेल जो आपकी बॉडी की नहीं है, यानी नॉन सेल्फ सेल है, वो अगर आपकी बॉडी में एंटर करती है तो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट आपका इम्यून सिस्टम आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वैसे ही इन स्पर्म सेल्स को भी फीमेल बॉडी अपनी बॉडी के अंदर आते वक्त ही मारना शुरू कर देती है, और काफी ऐसे स्पर्म्स हैं जिन्हें वो शुरुआत में ही मार देती है। इसीलिए बचाए रखने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का होना बहुत जरूरी है, और सिक्रीशन के टाइम पर इस प्रोस्टेट फ्लूइड का भी सिक्रीट होना बहुत जरूरी है, इसका न्यूट्रलाइज करना हमारे लिए हेल्पफुल। फिर बात करी किसकी, सेमिनल वेसिकल की, प्रोस्टेट ग्लैंड की। थर्ड वन आपके पास क्या था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हमने कूपर्स ग्लैंड भी कहा। क्या कहा, कूपर्स ग्लैंड, एक थर्ड ग्लैंड जो कि इसमें एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, इसका काम भी बहुत अच्छा खासा है। देखिए, क्योंकि सीमेन का 60% तो सेमिनल वेसिकल ने पूरा कर दिया, 40% प्रोस्टेट ग्लैंड ने पूरा कर दिया, तो 100% सीमेन प्रोडक्शन तो यहीं पर हो गया। लेकिन इन सीमेन प्रोडक्शन के होने के बावजूद भी इसको
कैसे ट्रांसमिट कर सकते हो, कैसे अलग जगह पे पहुंचा सकते हो जब तक कोई सरफेस आपको ल्यूब्रिकेशन वाली मिलेगी ही नहीं। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये इसी ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक अच्छा खासा रोल है, ये जिस कॉपर्स फ्लूइड को बनाता है ना, उस कॉपर्स फ्लूइड को हम बोलते हैं प्रीकम, यानी आप कॉपर्स फ्लूइड, प्रीकम या फिर बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड भी कह सकते हो, ठीक है। ये एक प्री इजैक्युलेटेड फ्लूइड है। प्री इजैक्युलेटेड मतलब ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड के सीक्रेट होने से पहले ही इजैक्युलेट हो जाने वाला फ्लूइड है, क्योंकि ये जरूरी है। उन दोनों के सिक्रेशन से पहले इसका सिक्रेशन होना ये साबित करता है कि अब सेमिनल वेसिकल का सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टेट फ्लूइड सीक्रेट होकर सीमन को बना सकता है। कैसे? It produces an alkaline mucus-like fluid during sexual stimulation और sexual arousal, यानी कोइटस के टाइम पर या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के टाइम पर आपका जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये यूरेथ्रा में एक ऐसा अल्कलाइन म्यूकस रिलीज करता है, म्यूकस फ्लूइड रिलीज करता है जो कि यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेट बनाता है, यूरेथ्रा को स्पॉन्जी बनाता है, कि ताकि इसका एरिया स्पॉन्जी होने से स्पर्म के रिलीज में, स्पर्म की मोटिलिटी में अच्छा खासा इन्हांसमेंट आए, अच्छी खासी अचीवमेंट हो सके, कि ताकि अच्छे से स्पर्म इस स्पॉन्जी सरफेस के जरिए आगे की तरफ ट्रैवल कर सके। तो ट्रैवल करवाने में सबसे मेन रोल किसका है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। सीमेन के प्रोडक्शन में सबसे मेन रोल किसका है? सेमिनल वेसिकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड का। फिर बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फाइनल वॉल्यूम टू सीमेन दैट ल्यूब्रिकेट्स द यूरेथ्रा। ये जो बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड है या क्यूपर्स फ्लूइड है या प्रीकम है, इसका मेजर फाइनल कंट्रीब्यूशन साबित करता है कि सीमेन पूरी तरह से बन चुका है, क्योंकि अगर प्रीकम फ्लूइड रिलीज होगा नहीं तो सीमेन के बनने के बावजूद भी अच्छे से सीमेन का ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो, सीमेन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके पास, यानी इसकी स्ट्रक्चर की बात करो तो ये पी शेप्ड होते हैं। पी शेप्ड मतलब मटर के छिलकों की तरह शेप के होते हैं और उन्हीं की वजह से इन्हें हम बोलते हैं पी शेप्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कैसे होते हैं? पी शेप्ड होते हैं, मटर के छिलकों की तरह होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर की तरह होते हैं और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। फिर इन न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। ये क्या करते हैं? यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं इन प्रिपरेशन फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल्स के पैसेज को बनाने के लिए। यानी तीनों ही ग्लैंड्स को एसेसरी ग्लैंड्स कहने का मेन रीजन ये है क्योंकि इनका योगदान है स्पर्म के रिलीज से, सीमेन के फॉर्मेशन से और अच्छे एरोसोल के होने से। यानी इस तीनों की मदद से ही जाकर बेबी के इनिशिएट होने तक का सफर शुरू होता है। अब आगे फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, लेकिन उससे होने से पहले इन इवेंट्स का होना जरूरी है और इन इवेंट्स के टाइम पर इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन का सीक्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप इतना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पर्म की बात करते हैं। स्पर्म यानी मेल गैमेट, मेल गैमेट सेल या मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि लाइफ के फॉर्म होने के लिए पहला स्टेप है। ये वो महाशय हैं जो कि हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए को कंटेन करते हैं। हैप्लॉइड कंटेंट कहने का मतलब क्या है? जब एक स्पर्म या जब एक ओवम फर्टिलाइज होता है तब जाकर एक जाइगोट बनता है और उस जाइगोट की प्लॉइडी होती है 2n, यानी पूरा डिप्लॉइड नेचर ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। लेकिन जब ये अलग अलग गैमेट फॉर्म में होते हैं तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड नेचर होता है। कौन सा नेचर? हैप्लॉइड नेचर, जिसे हम n नंबर ऑफ प्लॉइडी से रिप्रेजेंट करते हैं। n नंबर ऑफ प्लॉइडी डिपेंड करती है क्रोमोसोम्स के नंबर पर। यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो अगर बात करी जाए ह्यूमन सेल्स की, ह्यूमन सेल के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर 2n प्लॉइडी पाई जाती है। 2n प्लॉइडी यानी डिप्लॉइड नेचर ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। यहाँ पर अगर मैं बात करूं n का मतलब, तो n का मतलब शो करता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर एक बेसिक बात करी जाए कि आखिर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर, तो लगभग 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। और 46 को हम पेयर की बात करें तो लगभग 23 पेयर होते हैं ना, 23 पेयर। ये 23 पेयर कहने का मतलब क्या है? ये 23 पेयर कहने का मतलब है जब इन 23 और 23 को अलग कर दोगे तो यही हैप्लॉइड नेचर कहलाते हैं।
यानी 46 है तब तक तो 2 एम्प्लॉयड ही है, डिप्लॉयड नेचर के हैं। जब इन 46 को हाफ हाफ डिवाइड कर दोगे 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड करने पर ये हैप्लॉयड नेचर में चेंज हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं कि जो गैमेट्स हैं वो हमेशा हैप्लॉयड नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट को स्टोर करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स, ट्रेट्स या बिहेवियर्स मदर और फादर के इक्वली ट्रांसमिट होते हैं बच्चे तक, लेकिन आगे चलकर बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, बच्चे के कैरेक्टर्स कैसे होंगे, बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइपिकल एक्सपीरियंस कैसे होंगे, ये सब पता चलता है बाद में जब हम समझते हैं कि कौन सा अलील या कौन सा जीन डोमिनेंट है बच्चे के अंदर। वो तो नेक्स्ट चैप्टर की बात है, बट यहाँ पर क्या है, एक ह्यूमन सेल या ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। और 46 कहने का मतलब क्या है कि जो 46 क्रोमोसोम है ना, इनकी पेयरिंग कर दोगे तो 23 पेयर बन जाते हैं। और अगर पेयरिंग को हटा दोगे, एक हैप्लॉइड सेल की बात करोगे तो हैप्लॉइड सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी इन गैमेट्स के पास कितने हैं, 23 क्रोमोसोम। सिर्फ स्पर्म के पास नहीं, ओवम के पास भी सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। और जब ये 23 एक साथ फर्टिलाइज होते हैं तो ये 23 मिलकर क्या बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम बनाते हैं या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को बनाते हैं। चलिए अब स्पर्म को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि स्पर्म आखिर है क्या। स्पर्म एक ऐसा गैमेट जिसके पास 3 रीजन्स प्रेजेंट है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक स्पर्म ओवल शेप हेड का होता है जिसके पास एक मिडल पीस बॉडी होती है, ठीक है, और मिडल पीस बॉडी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं टेल, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर टेल होगी नहीं तो ये महाशय अपनी मोटिलिटी शो नहीं कर पाएंगे, और मोटिलिटी शो नहीं कर पाएंगे तो ये उस रेस में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे जो रेस सबसे अल्टीमेट रेस कहलाती है, यानी लाइफ के लिए रेस, वो रेस जो कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स के बीच में हो रही है। अब उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर इनके पास इस टेल का होना जरूरी है। इस टेल को हम बोलते हैं फ्लैजिलम, क्योंकि ये फ्लैजिला से बना हुआ है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिंगल फ्लैजिलम, एक है इसीलिए फ्लैजिलम। फ्लैजिलम भी कह सकते हैं और साथ साथ में टेल भी कह सकते हैं। साथ साथ में आगे देखो, अब इनके पास प्रेजेंट होता है मिडिल पीस, जिसे हम नेक भी कहते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, मिडिल पीस, जिसे हमने क्या बोला, नेक भी बोला है। क्यों बोला है, इसका रीजन है इस मिडिल पीस के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज। क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज, जो कि लगातार एटीपी प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, और ये एनर्जी जरूरी है कि ताकि स्पर्म एनर्जी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी इस टेल के मूवमेंट के लिए काफी है कि ताकि ये अपने रास्ते को आगे बढ़ा सके, इसीलिए इन्हें हम मोटाइल गैमेट्स बोलते हैं। किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेजरली हम हमेशा एक गैमेट मोटाइल देखते हैं और एक गैमेट नॉन मोटाइल देखते हैं। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है लेकिन मेल गैमेट मोटाइल है, और इसकी मोटिलिटी का कारण क्या है, क्योंकि इसको एनर्जी मिल रही है लगातार, किसकी मदद से, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल पीस के साथ साथ में इसमें क्या था, आपके पास ओवल हेड, इस स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट है, ओवल हेड। इस ओवल हेड के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोमल कंटेंट। क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोमल कंटेंट, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्रोमोसोमल कंटेंट प्रेजेंट होता है। आगे देखिए, न्यूक्लियस, इस ओवल हेड के पास सबसे टिप पर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम एक ऐसी जगह है जहां पर इस स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो कि ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। आगे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम निडल लाइक होते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें ओवम की वॉल का पेनिट्रेशन करना होता है, इसीलिए थोड़े से निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके पेनिट्रेशन में सबसे ज्यादा योगदान है एंजाइम्स का। किनका योगदान है, एंजाइम्स का। यानी जितने अच्छे रिच अमाउंट में एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे एक्रोसोम पर, उतना अच्छा और सटीक पेनिट्रेशन होगा स्पर्म के द्वारा। इतना क्लियर। चलिए क्या बोला, एक स्पर्म के पास 3 रीजन्स है,
हेड रीजन, मिडिल पीस रीजन जिसे नेक रीजन भी कह सकते हो, और टेल रीजन। टेल किससे बनी हुई है? फ्लैजिला से बनी हुई है, तो हमने इसे बोल दिया फ्लैजिलम क्योंकि सिंगल है। दूसरी बात, मिडिल पीस यानी नेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज। माइटोकॉन्ड्रियाज जो कि रैपिड एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं कि ताकि एनर्जी मिल सके स्पर्म को टू मूव द फास्टर, ठीक है, क्योंकि रेस लड़नी है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी फॉर्म में? एनर्जी करेंसी यानी एटीपी की फॉर्म में। चलिए आगे सुनिए। हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके हेड के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल और न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और एक नए बेबी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस जब ओवम के साथ पेनिट्रेट हो जाता है ना, तो वही उसका न्यूक्लियस यानी उसका हैप्लॉइड नेचर और इसका हैप्लॉइड नेचर मिलकर डिप्लॉइड नेचर में चेंज होते हैं। ओवल हेड में टिप पर प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम्स जो कि एंजाइम से रिच्ड है, और ये एंजाइम हेल्प करते हैं ओवम की वॉल का पेनिट्रेशन करने में। यानी ये एक तरह से निडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि नेसेसरी फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, कि ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इतना क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी। आगे सुनिए, अब बात करते हैं टीएस के बारे में। यानी एक ऐसा टीएस जो जरूरी है मेल बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो मेल बॉडी में सबसे मेजर ऑर्गन कौन था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट कहाँ थी जो प्रोडक्शन कर रही है स्पर्म्स का, यानी टेस्टिस के बारे में। चलिए, अब टेस्टिस क्या है ध्यान से सुनना। टेस्टिस जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं ईच साइड पर, दोनों साइड पर, पेनिस के दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर, और क्या है? साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये जो टेस्टिस है, अब ये थोड़ी कि टेस्टिस के अंदर बस स्पर्म बनते जा रहे खत्म नहीं। स्पर्म को बनने के लिए अलग अलग साइट से गुजरना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, अगर मैं टेस्टिस के टीएस की बात करूं, सेक्शन की बात करूं, तो इस टेस्टिस के अंदर ये जो आपको बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके पास टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। कौन से लॉब्यूल्स? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, जिन्हें हम कंपार्टमेंट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट्स। ये कंपार्टमेंट्स कुछ और छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को अपने पास रखते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं, और छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म्स या सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को रखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने? ये टेस्टिस, इसके पास इसकी बॉडी के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल को हम कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल की अगर बात करी जाए तो एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपार्टमेंट्स यानी बड़े बड़े कमरे। अब इन बड़े बड़े कमरों को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। टेस्टिस के अंदर हर एक टेस्टिस की बात हो रही है, यानी अगर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है, दूसरे में भी 250 कंपार्टमेंट है, तो लगभग कितने हुए? 500 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक। अब इन 500 कंपार्टमेंट्स में या फिर ईच 250 कंपार्टमेंट्स में हर एक के अंदर कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, सर्कुलर रीजन्स जहां पर स्पर्म बनते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिए, अगर बात करूं एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल की, किसकी बात करेंगे? एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल की। तो इस एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर लगभग 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला? 1 से 3 हाईली कॉइल्ड मतलब गुथे मुथे आपस में उलझे सुलझे क्या प्रेजेंट है इनके पास? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। इतना क्लियर? चलो पता चल गया कि एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स है, जिसे हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल या हर एक कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इतना समझ में आ गया? चलिए, बहुत बड़ी बात। इसके बाद ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस पे एक ऐसी जगह जहां पर ये सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर कह सकते हैं सारे के सारे कंपार्टमेंट एक कॉमन डक्ट शेयर करते हैं। ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है ना, एक कॉमन एरिया, एक कॉमन ओपनिंग शेयर करते हैं। उस कॉमन एरिया या कॉमन ओपनिंग को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ही पार्ट है, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? रेटे टेस्टिस। इस रेटे टेस्टिस के अंदर भी, अब आगे चलते हैं, इस रेटे टेस्टिस के अंदर भी ये रेटे टेस्टिस आके जुड़ता है एपिडिडाइमस पर। कहाँ जुड़ता है? एपिडिडाइमस पे। एक ऐसा रीजन जो किस पे प्रेजेंट है? सरफेस ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस की ऊपरी सरफेस पे ही प्रेजेंट है, यानी ये महाशय।
इन्हें बोला जाता है एपिडिडाइमस। इस रीजन को हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के 3 रीजन से पहले बताया, जो पूरा एक्सटेंडेड है ना, पूरा ज्यादा एरिया वाला, अच्छा खासा एरिया वाला है, इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ एपिडिडाइमस। हेड ऑफ एपिडिडाइमस की बात हो रही है। हेड ऑफ एपिडिडाइमस से थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, क्योंकि ऊपर की ओर प्रेजेंट है तो हेड ऑफ एपिडिडाइमस, नीचे की तरफ आओगे तो बोलोगे बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस, यानी ये क्या है, बॉडी है। और इससे ऊपर जब छोटी एक सिंगल पाइप ट्यूब की बात करोगे, उसे हम बोलते हैं टेल ऑफ एपिडिडाइमस या फिर एंड ऑफ एपिडिडाइमस। और यही एपिडिडाइमस आगे चलकर चेंज हो जाती है वास्ट डिफरेंस में, यानी आगे चलकर किस में बदल जाती है कि बढ़ती जाएगी। अब वो जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसको हम एपिडिडाइमस ना कहकर उसको हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस। चलिए इतना क्लियर। क्या क्या बोला, टेस्टिस के अंदर क्या क्या होते हैं, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स का नंबर बात करें तो हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर लगभग 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इतना भी पता चल गया, चलो अच्छी बात है। टेस्टिस के सरफेस पे ही एक बड़ा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के 3 रीजन होते हैं, हेड ऑफ एपिडिडाइमस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस और टेल ऑफ एपिडिडाइमस। यही आखिर में जाकर किस में बदल जाता है, वास्ट डिफरेंस में बदल जाता है। बढ़ते बढ़ते एक्सटेंड होता है तो वास्ट डिफरेंस में बदल जाता है। फिर वो वास्ट डिफरेंस किससे जुड़ जाता है, आपके जाकर ग्लैंड से जुड़ जाता है। इतना क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे सुनिए। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल समझते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी वो जो किसके अंदर प्रेजेंट है, कंपार्टमेंट के अंदर। सपोज ये क्या है, कंपार्टमेंट है, इसको हमने बोला टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है, या फिर कंपार्टमेंट बोल दो आप, ठीक। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कितने बोले थे, लगभग 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने 3 बना दिए। चलिए ये क्या है आपके पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इतना क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे सुनिए, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास में जो स्पेस खाली दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट है। चलिए गुड। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। इस इंटरस्टिशियल सेल्स का एक और नाम है जिन्हें बोला जाता है लेडिग सेल्स। क्या बोलते हैं, लेडिग सेल्स, जो कि कौन से रीजन में प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। इतना क्लियर। चलिए अब आगे सुनिए, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें, सिर्फ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लेकर चलते हैं। सपोज ये वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ले लो, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सबसे आउटर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं या अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली सेल्स। वो सेल्स जो कि एक डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। इस सेल का नाम क्या है, सर्टोली सेल्स। चलिए ये क्लियर हो गया। आगे सुनो, अब इसी सेल के साथ साथ में प्रेजेंट होती है यहाँ पर जर्म सेल्स। वो सेल्स जो कि आगे चलकर किन्हें बनाएंगी, वो सेल्स जो कि आगे चलकर बनाती हैं स्पर्म को, यानी मेल गैमेट को। इन सेल को हम बोलते हैं जर्म सेल्स, जर्म सेल्स, ठीक है, जर्म सेल्स बोल दिया। अब आगे सुनिए, ये जर्म सेल्स मैच्योर होती हैं स्पर्मेटोगोनिया या फिर मदर स्पर्म सेल्स में। किस में होती है, स्पर्मेटोगोनिया या फिर मदर स्पर्म सेल में या स्पर्म मदर सेल में, ठीक है।
मैच्योर होंगी। क्या हुए? मैच्योर हुए और किसमें चेंज होती हैं ये? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया पहले कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। नॉर्मल स्पर्मेटोगोनिया इज अ मदर सेल, ठीक है। तो हम इस स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोल सकते हैं? स्पर्म मदर सेल, एसएमसी बोल सकते हैं, ठीक है। एसएमसी मेंबर, स्पर्म मदर सेल, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया फिर से आगे की तरफ डिवीजन करता है और चेंज होता है इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किसमें चेंज होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी डिवीजन होती है, वो हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? फिलहाल हम नॉर्मल इसको देख रहे हैं कि इसके अंदर सेल्स कैसे अरेंज्ड होती है। तो अब जो सेल बनी उसे हमने क्या बोला? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी के बाद क्या बनती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बना के दिखा रही हूँ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट सेल क्या हो गई आपकी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इतना क्लियर? चलिए, इसके बाद की जो सेल आती है उस सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। इसके बाद की सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। एंड आफ्टर दैट जो सेल्स आती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआस ही स्पर्म्स होते हैं। स्पर्मेटोजोआस को ही क्या बोला जाता है? स्पर्म्स। स्पर्मेटोजोआ या फिर आप इन्हें क्या बोलते हो? स्पर्म्स बोलते हो, ठीक। जब तक ये स्पर्म रिलीज नहीं होते तब तक ये स्पर्मेटोजोआ जब स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसी स्पर्म को सर्टोली सेल में एम्बेडेड होना रहना पड़ता है कि ताकि नरिशमेंट और न्यूट्रिशन मिलता रहे। स्पर्म सेल्स के जिंदा रहने के लिए नरिशमेंट और न्यूट्रिशन की जरूरत है और वो नरिशमेंट और न्यूट्रिशन इन्हें कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल, ठीक है। तो सर्टोली सेल का काम क्या था? नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन, नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। ठीक है, क्या बोला मैंने अब तक? एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस खाली है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। इन सेल्स को हम एक और नाम देते हैं जिसे लेडिक सेल्स कहा जाता है। फिर बात करें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आने वाली सेल्स की, तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सबसे पहले होती है सर्टोली सेल जो कि न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द डेवलपिंग स्पर्म। फिर बात करें इसी के साथ साथ में होती हैं जर्म सेल्स जो कि आगे चलकर मैच्योर होती हैं इनटू स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्म मदर सेल में, और यही स्पर्मेटोगोनिया फिर डिवीजन करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है और इसी स्पर्मेटिड के जरिए स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पर्म तब तक रिलीज आउट नहीं होते हैं, तब तक एम्बेडेड रहते हैं सर्टोली सेल में जब तक कि रिलीज ना हो, जब तक कि रिलीज के लिए ऑर्डर ना आए, ठीक है। आगे चलते हैं। जर्नी ऑफ स्पर्म की बात करी जाए कि एक स्पर्म की जर्नी क्या है, तो ध्यान से सुनिए। टेस्टिस के अंदर सबसे पहले प्रोडक्शन साइट कहाँ थी? सबसे पहली प्रोडक्शन साइट में इनके अंदर क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए ये कंपार्टमेंट में आ गए। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कंपार्टमेंट में उतरेंगे, कंपार्टमेंट से होते हुए ये जाते हैं आपके रेटे टेस्टिस के पास। किसके पास? रेटे टेस्टिस के पास। रेटे टेस्टिस से ये जाते हैं एपिडिडाइमस के पास, एपिडिडाइमस के पास। एपिडिडाइमस से ये जाएंगे वास डिफरेंस के पास। वास डिफरेंस से होते हुए ये महाशय अपना रास्ता तय करते हैं ग्लैंड्स के जरिए, सेक्स एसेसरी ग्लैंड, और ग्लैंड से सिक्रीशन मिलने के बाद ये डक्ट से गुजरते हैं जिस डक्ट को हम नाम देते हैं यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से फिर ये रिलीज आउट हो जाते हैं किसकी बॉडी में? फीमेल की बॉडी में। रिलीज आउट इनटू
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इतना क्लियर? क्या बोला मैंने? टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये रेटिटेस्टिस में पहुंचते हैं, रेटिटेस्टिस से कॉमन डक्ट शेयर करेंगे एपिडिडाइमिस की, एपिडिडाइमिस से ये जाते हैं फिर वास डिफरेंस के पास, वास डिफरेंस से ये जाते हैं एसरी ग्लैंड्स के पास, एसरी ग्लैंड से जाते हैं यूरेथ्रा के पास, और यूरेथ्रा से होते होते ये जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये थी स्पर्म की जर्नी जो टेस्टिस से शुरू होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक को कवर करती है। यानी ये पूरा का पूरा पैसेज जिसे कहाँ पहुंचाता है फॉर द नेक्स्ट सिस्टम में, जो सिस्टम जरूरी है एक नए फॉर्मेशन और एक नए प्रोसेस के लिए। चलिए इतना क्लियर, हमने स्पर्म की जर्नी को भी कवर कर लिया। अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में, जिसके पास एक पेयर ऑफ टेस्टिस है। ये पेयर ऑफ टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर होते हैं, जिसे हम स्क्रॉटम बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होता है, सेक्रेशन होता है, फिर जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर हमने बात करी पेनिस के बारे में। पेनिस इज द आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक कॉमन डक्ट होती है फॉर द यूरिनेशन एंड इजैकुलेशन, जिसे यूरेथ्रा बोला जाता है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 सेक्स एसरी ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल जिसे कूपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीनों मिलकर सीमेन को बनाते हैं और सीमेन में अपना कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड 60% ऑफ सीमेन को बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टेट फ्लूइड 40% ऑफ सीमेन को बनाता है, और एक फाइनल टचअप देता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि ऑरोसॉल या सेक्सुअल कोर्स के टाइम पर एक ट्रैक्ट को, फीमेल और मेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स को एक एसिडिक एनवायरनमेंट से न्यूट्रलाइज एनवायरनमेंट में लेकर जाता है और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है सेक्सुअल ऑरोसॉल के टाइम पर। फिर हमने क्या बोला? फिर हमने बात करी कि एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन 250 कंपार्टमेंट्स में हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जरूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। इनके प्रोडक्शन के लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक सेल होती है सर्टोली सेल, जो सेल नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को। इसी के साथ साथ में जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो जर्म सेल्स मैच्योर होती हैं इनटू स्पर्मेटोगोनियाज में, जिसे स्पर्म मदर सेल कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया आगे चलकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ में चेंज होती है। स्पर्मेटोजोआ को ही हम लोग स्पर्म कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर जर्नी ऑफ स्पर्म की बात करी। जर्नी ऑफ स्पर्म यानी एक स्पर्म कैसे कैसे अपने ट्रैक्ट को कवर करता है। ये टेस्टिस से निकलते हुए, टेस्टिस से निकलकर कहाँ पहुंचता है? रेटिटेस्टिस तक, रेटिटेस्टिस से ये जाता है एपिडिडाइमस तक, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस ग्लैंड से गुजरते हुए यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से गुजरते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचता है। ये थी पूरी की पूरी क्विक समरी ऑफ द होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और ये समझेंगे कि फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेजर पार्ट्स क्या हैं, मेजर ऑर्गन या मेजर डक्ट्स क्या हैं, और इसके अंदर ओवम कैसे बनता है, ओवम के लिए सेल्स कैसे कैसे काम करती हैं, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I finally facing it all, fearless.